हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपका क्लास 12th का जो हिंदी साहित्य का पेपर है उसको करेंगे। आज हम करेंगे काव्यांग परिचय। तो काव्यांग परिचय में हम ये पढ़ेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के हिसाब से उनको पढ़ेंगे। कि पहला प्रश्न है, काव्य गुण किसे कहते हैं? काव्य गुणों के भेद बताइए। तो इसका उत्तर है कि काव्य गुण काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को कहते हैं। यानी कि जिनसे काव्य में रस पैदा हो उन्हें हम काव्य गुण कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक है प्रसाद, दूसरा है ओज, तीसरा है माधुर्य। अब पहला है, दूसरा प्रश्न है प्रसाद गुण की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर है, जिस काव्य रचना को पढ़ते सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए वहां प्रसाद गुण होता है। मतलब आपको उसको पढ़ने में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जैसे ही आपने पढ़ा, जैसे ही आपने सुना, वैसे ही आपको समझ में आ गया कि कवि क्या कहना चाहता है। जैसे कि विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हम सब भगवान के लिए बच्चे हैं और हम सब नादान हैं और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर है प्रसाद गुण। दूसरा है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण किसे कहते हैं? माधुर्य गुण का संबंध किन रसों से होता है? तो माधुर्य गुण काव्य का वह गुण है जो चित्त को पिघलाकर उसे आह्लादित कर देता है, यानी कि खुश कर देता है, जिसको पढ़ते ही हमारे मन में एक खुशी आती है। इसका संबंध श्रृंगार, करुणा और शांत रस से होता है। तो चौथा प्रश्न है, माधुर्य गुण का एक उदाहरण लिखिए। उत्तर है, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्स्यो मधुबनते। अब देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण जी की बात हो रही है कि वो अपने होठों पर धीरे धीरे मुरली रखकर उसे धीरे धीरे बजाते हैं और वो धीरे धीरे मधुबन से निकलते हैं। पांचवा प्रश्न है, ओज गुण किसे कहते हैं? ओज गुण का संबंध किन रसों से होता है? ओज गुण काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न होती है। ओज गुण का संबंध वीर, रुद्र व विभस्त रसों से होता है। ये याद रखना कि किस गुण का संबंध किस रस से होता है। होगी जय जय, होगी जय, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, इन लाइनों में कौन सा गुण है? तो इन पंक्तियों में ओज काव्य गुण है। इनको पढ़ने के बाद हमारे मन में एक उत्साह पैदा होता है। और भी कई लाइनें जैसे आरंभ है, प्रचंड है। तो अब इन लाइनों में कौन सा गुण है? इन लाइनों में ओज गुण है। हरि गीतिका छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। हरि गीतिका एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का अर्थ होता है कि इसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं और 16 से 12 पर यति होती है और अंत में लघु गुरु होता है। तो अब देखिए उदाहरण है, याद करना है आपको कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर ना केवल दिन भरो, वीर आप बनकर अपनी बगन बाधाएं हरो। आठवां प्रश्न है, छपया छंद की परिभाषा लिखिए। छपया छंद एक विषम मात्रिक छंद है। देखिए विषम मात्रिक का अर्थ है कि जिसमें मात्राएं अलग अलग हो। हरि गीतिका छंद एक सम मात्रिक छंद है। 6 चरणों का यह छंद रोला और उलाला छंद के योग से बनता है। प्रथम 4 चरणों में रोला छंद, जिसके अंदर प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 व 13 पर यति, और अंतिम 2 चरणों में उलाला छंद, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, 15 और 13 पर यति होता है। अब आपको यूं याद करना, एक सूत्र है छरेऊ। छरेऊ में र रोला, उ उल्लाए और छ छपाए। कुंडलीय छंद की परिभाषा लिखिए। कुंडलीय छंद विषम मात्रिक छंद होता है। तो जैसे छपया छंद विषम मात्रिक होता है, वैसे ही कुंडलीय छंद भी विषम मात्रिक छंद होता है। 6 चरणों का यह छंद दोहा रोला छंद के योग से बनता है। प्रथम 2 चरण दोहे में प्रत्येक चरण पर 24 मात्राएं, 13 व 11 पर यति, और अंतिम 4 चरण रोला छंद होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 11 व 13 पर रति होता है। कुंडलीय छंद जिस शब्द समूह से शुरू होता है उसी शब्द समूह पर एंड होता है, और दोहे का अंतिम चरण रोले का प्रथम चरण बनता है। कुंडलिया दोरा रा, सूत्र याद कर लीजिए। कुंडलियां दोरो, दो से दोहा, रो से रोला। ये जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ ये समझने की दृष्टि से है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा।
कि दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल दिन चार को ठऊ न रहत निदान। ये दोहा है। ठऊ न रहत निदान, विनय सब की ही कीजिए, मीठे बचन सुनाए, विनय सब ही की कीजिए। कहो गिरधर कविराय, अरे यह सब घट टोलत, पाहुन निसी दिन चारी, रहत सभी के दौलत। ये रोला हुआ। सवय छंद की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, सवय छंद एक वर्णिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण हो सकते हैं। वर्णों की संख्या के आधार पर इनके अनेक भेद होते हैं, जैसे कि मालती सवैया, चकोर सवैया आदि। उदाहरण देखिए, मानुष हो तो वही रख खानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारिन, जो पशु हो तो कहाँ बसो मोरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारिन। पाहन हो तो वही गिरी को, जू भयो कर छत्र पुरंदर धारिन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारिन। 11वां प्रश्न है, समासोक्ति अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। उत्तर है, जब कवि प्रस्तुत के वर्णन के समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत अर्थ के साथ सांकेतिक रूप से अप्रस्तुत को भी प्रस्तुत करता है, वहां समासोक्ति अलंकार होता है कि जो हमारे सामने नहीं है हम उसे भी दिखा रहे हैं। सो दिल्ली असु निहब्रु देसु, कोई न बहरा कई संदेसु, जो गवने सो तहाँ कर होई, जो आवे किछु जान न कोई। यहाँ दिल्ली शब्द का प्रस्तुत अर्थ तो निकल ही रहा है, अप्रस्तुत अर्थ यहाँ पे है परलोक। सो दिल्ली अस निभरु देसु। 12वां प्रश्न है, अनयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जब कवि अप्रस्तुत के वर्णन के साथ प्रस्तुत का भी वर्णन करता है तो वहां अनयोक्ति अलंकार होते हैं। इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं। प्रस्तुत अर्थ वह होता है जो कवि कहना चाहता है और अप्रस्तुत अर्थ वो होता है जो हमें निकालना पड़ता है। उदाहरण है, माली आव देख कर कल्याण करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। जो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक अर्थ तो वो निकल रहा है कि कवि जो है वो फूल कह रहे हैं, और दूसरा अर्थ हमारी बारी है कि जो जवान लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब भगवान ने बूढ़ों बूढ़ों को उठा लिया, अब जवानों की बारी है। प्रतीक व व्यतिरेक अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। इसमें उपमा के विपरीत स्वाभाविक उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, या उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, या उपमान का तिरस्कार किया जाता है, वहां प्रतीक अलंकार होता है। उदाहरण है, सिए बदन सम हिमकर नाही। व्यतिरेक, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय को किसी गुण विशेष में बढ़कर या उत्कृष्ट बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण है, साधु ऊंचे शैल सम, किंतु प्रकृति सुकुमार। 14वां प्रश्न है, विभावना अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जहां बिना कारण के या अपूर्ण कारण के या विपरीत कारण के कार्य का होना पाया जाता है, वहां विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। एक और उदाहरण देखिए, कारे घन उमड़ी अंगारे बरसत है। तो इस तरह से आज जो आपका ये काव्यांग परिचय है कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का, वो कंप्लीट होता है। धीरे धीरे हम इसके सभी वीडियो आपके एग्जाम से पहले बना देंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के 12th की वीडियो चाहिए, चाहे वो लिटरेचर है, जनरल इंग्लिश है, तो हमारा एक और चैनल है इंग्लिश विद छगन अरोड़ा, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।